नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। मैंने कहा था जब तक आरओ का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो नए साल 2024 में प्रवेश करने के बाद चलिए 1.5 महीने तक लगातार हम लोग लग जाते हैं। कुछ अफवाह या रूमर जो उड़ रहे हैं मार्केट में कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा टल जाएगी या पुलिस की परीक्षा टल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। परीक्षा टले या न टले, हमको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं या जिसको पढ़ने वाले हैं वह है संगम युगीन संस्कृति साहित्य के बारे में। ठीक है, और इससे ये बड़ा ही हार्ड लगता है चैप्टर अभ्यर्थियों को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो कि हमको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन इसका छुटकारा हमको तभी मतलब याद करना हो या इसको माइंड में पूरी तरह से हमको अपने बैठा करके रखना है, तो एक काम करना होगा, केवल रिवीजन, लगातार रिवीजन करते जाइए। फिर देखिए एक दिन वह आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया हुआ था लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को रोकना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर आते हैं। तो संगम साहित्य के बारे में आज हम पूरी क्लास खत्म करेंगे। पेन और कॉपी लेकर के नोट्स बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपके नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। पूरी क्लास बहुत ही वीआईएमपी होने वाली है। शुरू करते हैं हम लोग संगम युगीन समाज, धर्म, संस्कृति, आर्थिक जीवन आदि के बारे में चर्चा मतलब जो कुछ भी सामग्री हमको प्राप्त है वह कहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें मेनली संगम साहित्य का विभाजन सबसे पहले हम लोग, पहला फैक्ट हमारा जाता है 3 भागों में किया गया है संगम साहित्य का विभाजन। उसमें से पहला कौन सा है? पत्थु पात्तु। पत्थु पात्तु क्या है? पत्थु पात्तु इसमें 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। ठीक है, पहला क्या है? पत्थु पात्तु 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है, ये भी याद करके रखना है। दूसरा है इत्थु थोक्के। इत्थु थोक्के में 8 कविताओं का संग्रह है। ठीक, और पदिनेन कोलकंडु, इसमें 18 लघु कविताओं का संग्रह है। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी नहीं है। बस हमको इतना याद करके रखना है कि संगम साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया है, इन 3 भागों का नाम हमको याद करके रखना है। ठीक, अब इसके बाद संगम युगीन साहित्य, संस्कृति, समाज, धर्म आदि के बारे में जानकारी का जो हमारा स्रोत, जो हमारे पास जानकारी मिलती है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है, उसमें स्थान आ जाता है महाकाव्यों का। यहां से क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, खूब बनता है महाकाव्यों का। इन महाकाव्यों में मेनली 3 बहुत ही आईएमपी है, 5 महाकाव्य हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है निम्न में से कौन सा महाकाव्य है या नहीं है, तो उस पर चर्चा हम लोग आगे चल करके करेंगे। महाकाव्य के अंतर्गत सबसे पहले हमारा आ जाता है शिल्पादिकरम। पहला हमारा महाकाव्य क्या है? शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम, ये चीज हमको याद करके रखनी है कि शिल्पादिकरम है क्या, महाकाव्य है। हालांकि कुछ लेखक कुछ मतलब इतिहासवेत्ता जो हैं वो इसको संगम साहित्य के अंतर्गत नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग रखते हैं। हालांकि इससे कुछ जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो शिल्पादिकरम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा, शिल्पादिकरम क्या है? महाकाव्य है। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि शिल्पादिकरम में क्या वर्णन है, किस चीज का वर्णन किया गया है। तो शिल्पादिकरम में शिल्पादिकरम रचना किसकी है? तो रचना की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। इतिहासकार, कई इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसने भी रचना करी है उसका नाम अज्ञात है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसकी रचना का श्रेय चेर शासक, मैंने चेर शासक पढ़ा दिया है, सेन गुट्टवन के भाई इलांगो ने की थी। तो हम ये मान सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शिल्पादिकरम की रचना किसने की थी, तो आपका ऑप्शन जाता है चेर शासक सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन का भाई कौन था? इलांगो था, इसने इसकी रचना की थी। अब चाहे की हो या न की हो, लेकिन ऑप्शन में है तो हम इलांगो को मारेंगे। इलांगो का भाई कौन था? चेर शासक सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, इसमें है क्या? इसका कथानक, एक प्रकार का जो मतलब महाकाव्य के रूप में इसकी जो कहानी, कथानक है, इसका नायक नायिका और किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें मेनली 3 लोगों का नाम मिलता है। एक समृद्ध व्यापारी
कोवलन, कोवलन व उसकी पत्नी, वह उसकी पत्नी, बहुत ही वीआईएमपी है, उसकी पत्नी का नाम क्या था? कड़ग्गी। उसकी पत्नी कड़ग्गी तथा नर्तकी माधवी। तो हमको इस महाकाव्य में, शिल्पादिक्रम में किन मेनली ये जो कथा, इस महाकाव्य की जो महाकाव्य का जो कथानक है, जो कहानी है, उसमें तीन लोगों का नाम आता है। एक समृद्ध व्यापारी कौन था? कोवलन था। उसकी पत्नी का क्या नाम था? कड़ग्गी था। और उसके बीच में एक नर्तकी आ जाती है जिसका नाम क्या था? माधवी था। इन्हीं तीनों के बीच पूरी कहानी घूमती है। इसमें होता क्या है, ये समृद्ध व्यापारी कोलन और कोलन था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? कड़ग्गी था। तो दोनों सुख सुविधा पूर्वक रहते हैं, लेकिन बाद में चल करके राज दरबार में जाता है या कैसे जाता है, इस कोलन का संपर्क एक नर्तकी माधवी से हो जाता है और उससे उसका मतलब प्रेम प्रसंग चलने लगता है। धीरे धीरे इसके प्रेम में पड़ करके अपने सारी संपदा को लुटा देता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के सारे जेवर वगैरह सबको इस नर्तकी के ऊपर लुटा देता है। बाद में जब यह कंगाल हो जाता है तो नर्तकी इसको ठुकरा देती है। नर्तकी जब इसको माधवी इसको ठुकरा देती है तो पुनः यह कड़ग्गी अपनी पत्नी कड़ग्गी के पास आता है। कड़ग्गी इसको क्षमा कर देती है और कड़ग्गी के पास एक जोड़ा पायल था। उस पायल को लेकर के ये लोग चले आते हैं मदुरा। मदुरा में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? मदुरा चले आते हैं। और मदुरा में एक व्यापारी को अब पायल का दो जोड़ा, पायल एक जोड़ा था तो उसमें से एक पायल के जोड़े को बेचने के लिए आते हैं। और दुर्भाग्यवश उस समय राजा के पत्नी का पायल गुम, एक सुनार के षड्यंत्र के कारण गुम हो गया होता है। तो शंका में इसको राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं, कहीं इसी ने तो यही तो चुरा करके बेच नहीं रहा है। राजा के पास इसको लाया जाता है। राजा ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, क्रोध में आकर के इसकी हत्या करवा देता है। किसको? कोलन को मरवा देता है। कोलन जब मर जाता है, कोलन की हत्या जब हो जाती है, तब कड़ग्गी वो दूसरा पायल लेकर के आती है, राजा को दिखाती है। राजा जब दूसरा पायल देखता है तो उसको अपनी भूल का एहसास होता है और आत्मग्लानि में राजा की भी मृत्यु हो जाती है। कड़ग्गी क्रोधित हो जाती है और कड़ग्गी, ऐसा जिक्र मिलता है कि कड़ग्गी ने संपूर्ण मदुरा को जला डाला, संपूर्ण मदुरा को अपनी दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से सतीत्व थी। कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, इसलिए उसकी क्रोधाग्नि से पूरी मदुरा जल उठती है। इसके बाद उसकी पत्नी चली आती है चेर राजवंश में, चेर राजवंश में चली आती है, चेर राज में चली आती है और यहाँ पर एक पहाड़ी पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि किसको? कड़ग्गी को सतीत्व की देवी के रूप में पूजा जाने लगता है। सतीत्व की देवी के रूप में पूजा जाने लगता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सतीत्व की देवी कौन थी? तो आपका ऑप्शन जाता है कड़ग्गी थी। कौन थी? कड़ग्गी। ठीक है, ये रहा पहला महाकाव्य। अब दूसरे महाकाव्य पे आते हैं। तो दूसरा महाकाव्य हमारा जो मिलता है वो है मणिमैखले। मणिमैखले। ठीक है, अब देखिए मणिमैखले भी लगभग इसके बाद की रचना है और उसका कथानक भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या है, इसकी जो नायिका है, मणिमेखले महाकाव्य की नायिका है जो मणिमेखले की नायिका, इसका नाम खुद क्या है? इसी के नाम पे इस महाकाव्य का नाम रखा गया है मणिमेखले। ये मणिमेखले जो होती है, एक कोवलन की ये जो नर्तकी थी, नर्तकी माधवी से उत्पन्न पुत्री थी। मणिमेखले कौन थे? नर्तकी माधवी से उत्पन्न पुत्री।
पुत्री थी। ठीक है, तो इसको आपको याद करके रखना है कि मणिमैखले जो है, मणिमैखले कौन थी? नर्तकी माधवी से उत्पन्न पुत्री थी, या इजी टू मॉडरेट हम जाए तो ये कोलन की भी पुत्री थी। ठीक, अब इसका ये जो मणिमैखले होती है, इसके पति की मृत्यु हो जाती है। इसके पति की मृत्यु के बाद एक राजकुमार होता है। इसमें किसका जिक्र मिलता है? राजकुमार उदय कुमारन। इसको एक पक्षी प्रेम करता है और इसको पाने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े ही जादुई अंदाज में, या कह सकते हैं कि ये जो मणिमैखले होती है अपने सतीत्व की रक्षा करने में सफल हो जाती है। और बाद में ये क्या करती है? ये जो मणिमैखले होती है बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है, बौद्ध भिक्षुणी। ठीक है, तो इसको याद करके रखना है कि बौद्ध भिक्षुणी कौन बन जाती है? मणिमैखले बन जाती है। और यहाँ पे ये इसकी माता, ये जो नर्तकी माधवी है, नर्तकी माधवी भी कोलन की मृत्यु के बाद, नर्तकी माधवी भी कोलन की हत्या के बाद बौद्ध भिक्षुणी बन गई, बौद्ध भिक्षुणी। तो अपनी माँ जैसे इसकी माँ माधवी बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, उसी प्रकार से ये मणिमैखले भी क्या होती है? बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। अब हम आते हैं तीसरे महाकाव्य की तरफ। इन्हीं 3 महाकाव्यों का ज्यादा महत्व है, जिसका नाम है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, इसकी रचना किसने की थी? तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। इसकी रचना एक जैन भिक्षु थे, रचना जैन भिक्षु। इनका नाम क्या था? तिरुत्तक देवर। ठीक है, अब देखिए जीवक चिंतामणि की रचना जैन भिक्षु किसने करी थी? तो तिरुत्तक देवर ने करी थी। इसका नाम आपको याद करके रखना है। और ये तीनों जो है क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले किसकी रचना हुई थी? शिल्पाधिकरम की रचना हुई थी, फिर शिल्पाधिकरम के बाद मणिमैखले की रचना हुई थी, फिर जीवक चिंतामणि की रचना हुई थी। तीनों क्या है? महाकाव्य है। इसकी रचना किसने करी थी? तिरुत्तक देवर ने करी थी। क्या? जैन भिक्षु थे। अब इसमें क्या होता है? इसका नायक एक शासक होता है। वह शासक जहां पर भी जाता है, जहां पर मतलब एक साथ संत और इसका जो नायक है, एक साथ संत और प्रेमी दोनों है, संत भी है प्रेमी भी है। दूसरी तरफ जिक्र मिलता है कि योद्धा भी है प्लस प्रेमी भी है। कहने का मतलब क्या है कि यह जितने भी विजय अभियान करता है, ऐसा जिक्र मिलता है कि यह 8 विजय अभियान किया था। इसने कुल कितने विजय अभियान किए थे? 8 विजय अभियान किए थे। और जहां पर जाता है विजय अभियान, और जिस विजय अभियान में जाता है वहां से एक रानी लेकर के आता है। तो यह अपनी 8 रानी, इसके पास कितनी रानियां हो गई 8 विजय अभियान के दौरान? 8 रानियां हो जाती हैं। 8 रानियों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। बाद में क्या करता है कि अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग देता है, और सिंहासन त्याग करके चला जाता है तपस्या करने के लिए, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें यही जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये सारी ये हो गए 3 महाकाव्य। इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इसका कथानक किस पे आधारित है? नायक कौन है, नायिका कौन है? बाकी यहाँ से इसकी रचना किसने की थी, यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। बाकी 2 और महाकाव्यों की बात करी जाए तो चौथा है हमारा वलयपति, और 5वां है हमारा कुंडलकेशी। तो इतने महाकाव्य हैं। वलयपति और कुंडलकेशी के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना हमको याद करके रखना है कि शिल्पाधिकरम के बारे में, ठीक, ये क्या है? महाकाव्य है। फिर
इसके बाद मणिमैखले क्या है, महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि क्या है, महाकाव्य है। वलयपति क्या है, महाकाव्य है। कुंडलकेशी क्या है, महाकाव्य है। इनसे हमें संगम युगीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं, मिटा करके अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों पर डिस्कस किया जाए। ठीक, पूरे संगम युगीन, मैंने बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि संगम युगीन समाज और संस्कृति वीडियो भले लंबा जाएगा, लेकिन पूरी क्लास मैं आज खत्म करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद विश्वास मानिए आपको किसी बुक्स या किसी प्रकार के अन्य रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं संगम युगीन में। संगम युग में 3 राजवंश आते हैं, चेर, चोल और पांड्य। तो चेर को हमने पढ़ लिया है, चोल पांड्य को हमको पढ़ना है। चोल पांड्य को हम नेक्स्ट वीडियो में चोल को पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में पांडे को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो जो हमारा टॉपिक है, इसकी जो टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर पूरे संगम युगीन समाज की बात करी जाए तो एक चीज हमको देखने को मिलती है, पहला पॉइंट बनता है संगम युग में राजतंत्र का प्रचलन था। राजतंत्र का प्रचलन था, यानी संगम युगीन प्रशासनिक व्यवस्था राजतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी। कहने का मतलब क्या है कि राजा के बाद उसका बेटा क्या होगा, शासक होगा। तो ये चीज हमको याद करके रखनी है कि राजतंत्र का प्रचलन था। दूसरा, संगम युगीन जो शासक होते थे वो काफी उपाधियां धारण करते थे, तो उन उपाधियों से भी क्वेश्चन आता है। और इनकी जो उपाधियां होती थी देवताओं के अनुकरण पर होती थी। तो हम लोग देखें कि कौन कौन सी मेनली उपाधियां ये लोग धारण करते थे। राजतंत्र में वंशानुगत हम जोड़, ऐसे लिख लीजिए, वंशानुगत, वंशानुगत। अब उपाधि की अगर हम बात करें कि यहाँ के शासक, संगम युगीन शासक क्या क्या कैसी उपाधियां धारण करते थे, तो मन्नम, मन्नम, वेंदन, वेंदन, कार, वेन, कार, वेन, इरयन, इरयन, अधिराज, अधिराज। तो ये उपाधियां थी। संगम युगीन प्रशासकों की उपाधियां कौन कौन सी थी? मन्नम जैसी उपाधि धारण करते थे, वेंदन जैसी उपाधि धारण करते थे, कारवेन जैसी उपाधि धारण करते थे, इरयन जैसी उपाधि धारण करते थे, अधिराज की उपाधि धारण करते थे। मैंने चेरवंश में पढ़ा दिया है कि चेरवंश के 2 शासकों ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये रही इनकी उपाधियां। और राजा का जो जन्मदिन होता था काफी धूमधाम से मनाया जाता था। तो तीसरा फैक्ट हमारा बन जाता है कि राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, मनाया जाता था। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था पेरुनल। तो इसको आपको हमको याद करके रखना है कि राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हमको याद करके रखना है कि राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में बैठ करके जनता के कष्टों को सुना करता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। तो चौथा फैक्ट हमारा जाता है, राजा अपनी सभा सभा को क्या कहा गया है तमिल ग्रंथों में? नालवय। सभा में प्रतिदिन जनता के कष्टों को
सुना करता था। ठीक है। अब देखिए राजा अब प्रतिदिन अपनी सभा, राजा की सभा को क्या कहा जाता था, तो हमको याद करके रखना है कि भैया राजा की सभा क्या होती थी, नालवे होती थी, जहां पर वह जनता की फरियाद को सुनता था और उनकी समस्याओं का निपटारा किया करता था। ठीक है। अब 5वां फैक्ट बनता है युवराज। युवराज को तमिल ग्रंथों में में कोमहन कहा गया है। छठा फैक्ट है अन्य पुत्रों को इलेगो कहा गया है। यहां से भी ये चीजें बहुत ही आईएमपी है। तमिल ग्रंथों में राजा के पुत्र को क्या कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है कोमहन कहा गया है। और अगर पूछता है कि राजा के अन्य पुत्र, जो अन्य पुत्र हैं उनको तमिल ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाता है उनको तमिल ग्रंथों में इलेगो कहा गया है। ठीक है। 7वां फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। राजा की राजा का सर्वोच्च न्यायालय मनरम था। ये चीज बहुत ही वीआईएमपी है, क्वेश्चन आया हुआ है। मनरम क्या था, मनरम क्या होता था, ये सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है उसी प्रकार से। तो राजा जहां पे न्याय प्रदान करता था, न्यायिक कार्य को देखता था, उसको क्या कहा जाता था, राजा की उस सभा को क्या कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाता है उसको मनरम कहा जाता है। बहुत ही वीआईएमपी है। ठीक है। 8वां पूर्णा नूर नामक कविता में चक्रवर्ती राजा का वर्णन है। चक्रवर्ती राजा का वर्णन है। एक और वीआईएमपी है, सभा के लिए मनरम के साथ पोडिगल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। का प्रयोग भी किया गया है। ये चीज आईएमपी है। देखिए अगर क्वेश्चन करता है चक्रवर्ती राजा और उसके कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है, तो हमारा ऑप्शन जाता है पुर्नानूर। ठीक है। तमिल कविताओं का संग्रह है पुर्नानूर, उसमें किया गया है। सभा के लिए हम लोगों ने देखा कि मनरम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये चीज आईएमपी है। और एक चीज और, सभा के लिए मनरम के साथ साथ पोडिगल शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो अगर क्वेश्चन करे कि मनरम या पोडिगल क्या थी, तो आपका ऑप्शन जाता है सभा थी। या क्वेश्चन करे कि सभा के लिए मनरम के साथ साथ में से इस शब्द का यूज हुआ है, तो आपका ऑप्शन जाता है पोडिगल शब्द का यूज हुआ है। आगे चल करके इसको क्लियर कर लेते हैं क्या कि मनरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनरम का शाब्दिक अर्थ नगर है, तथा पोडिगल का शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक स्थल।
तो अगर क्वेश्चन करता है कि भैया मनोरम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको ऑप्शन जाता है कि मनोरम का शाब्दिक अर्थ नगर होता है। और अगर क्वेश्चन करता है कि पोडिगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन पे सार्वजनिक स्थल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चूंकि राजा अकेले कार्य तो मतलब प्रशासन से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो राजा अकेले कर नहीं सकता, इसलिए राजा की सहायता के लिए या उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए 5 परिषदों का जिक्र मिलता है। तो यहाँ पे 11वां हमारा फैक्ट बन जाता है कि राजा की सहायता कर सकते हैं, राजा की सहायता या उसकी शक्ति, कहीं वो निरंकुश न हो जाए, या उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए 5 परिषदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन करे कि राजा की सहायता के लिए या राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए तमिल ग्रंथों में कितने प्रकार की परिषदों का जिक्र मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है 5 प्रकार की परिषदों का जिक्र मिलता है। इन परिषदों को महासभा भी कहा गया है, इन परिषदों को महासभा भी कहा गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये 5 परिषद कौन कौन सी है जो उसकी सहायता करती थी या उसकी शक्ति पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, तो चलिए यहां पे देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 परिषद को यहां पे देखेंगे हम लोग। पहला देखते हैं, पहला क्या थी? पहला मंत्री, जिसको क्या कहा गया है? अमैचार, अमैचार। 5 परिषदें हैं या 5 महासभाएं हैं। 5 महासभाओं में पहला क्या है? मंत्री। मंत्री को क्या कहा गया है? अमैचार। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है सेनापति, सेनापति, जिसको तमिल ग्रंथों में क्या कहा गया है? सेनापतियार, सेनापतियार। ठीक है, अगला है हमारा पुरोहित, पुरोहित, जिसको तमिल ग्रंथों में कहा गया है पुरोहितार, पुरोहितार। अगला हमारा चौथा है दूत, दूत को क्या कहा गया है? दूतार। अगला हमारा है 5वां गुप्तचर, जिसको क्या कहा गया है तमिल ग्रंथों में? औरार। ये रहे महासभाएं या 5 परिषद। इन्हीं की सहायता से राजा प्रशासनिक कार्यों को करता था, या कह सकते हैं कि राजा की शक्ति पर या राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का काम ये 5 परिषदें करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी 5 परिषदों में शामिल है या नहीं शामिल है, या यहाँ से इसको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन किया जा सकता है। मंत्री को क्या कहा जाता था? अमैचार कहा जाता था। सेनापति को सेनापतियार कहा जाता था। पुरोहित को पुरोहितार कहा जाता था। दूत को दूतार कहा जाता था। गुप्तचर को औरार कहा जाता था। एक गुप्तचर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि संगम युग में गुप्तचर निम्न नाम से संबोधित किए जाते थे। आपका ऑप्शन है औरार नाम से संबोधित किए जाते थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नगर प्रशासन को देखते हैं। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन में हमारा सबसे पहला फैक्ट ये जाता है कि संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। ठीक है, दूसरा फैक्ट हमारा जाता है मंडलम के बाद, मंडलम के बाद नाडु, नाडु
आते थे तथा नाडु के बाद उर आते थे, उर थे। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं तीसरा, उर नगर था। मतलब उर किसको कहते थे? नगर को कहते थे। उर नगर था जिसमें एक बड़ा ग्राम, इस बड़े ग्राम को क्या कहते थे? पेरूर। एक छोटा ग्राम इसको क्या कहते थे? शिरूर। ठीक है, और एक प्राचीन ग्राम जिसे क्या कहते थे? मुदूर शामिल थे। चलिए इसको देख लेते हैं। संपूर्ण राज्य को क्या कहा जाता था संगम युग में? तो हमारा ऑप्शन जाता है मंडलम कहा जाता था। ये चीज हो गई। मंडलम के बाद किसका स्थान आता था? मंडलम के बाद नाडु का स्थान आता था। नाडु के बाद क्या थे? नाडु के बाद उर थे। उर का मतलब क्या होता है? उर का मतलब नगर होता है। ठीक है, उर में तीन ग्राम शामिल होते थे। अब इनका नाम हमको याद करके रखना है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन और सुमेलित करने के लिए दोनों तरह से पूछ सकता है। ठीक, जिसमें उर में एक बड़ा ग्राम होता था। बड़े ग्राम को हम क्या कहते थे? आपका ऑप्शन जाता है पेरूर कहा जाता था। छोटा ग्राम क्या कहलाता था? शिरूर कहा जाता था। और उसमें एक प्राचीन ग्राम भी शामिल होता था जिसको हम क्या कहते थे? मुदूर कहते थे। ठीक है, अगला फैक्ट हम लोग देखें, पत्तिनम किसको कहा जाता है? जो तटीय नगर होते थे, तटीय नगर। पत्तिनम किसको कहा जाता था? तटीय नगर को कहा जाता था। अब अगला देखें, पक्कम किसको कहा जाता था? ये पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। पक्कम होते थे पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था। ठीक, तीसरा सलाई क्या होता था? मुख्य मार्ग होता था। नगर का मुख्य मार्ग सलाई कहलाता था। तेरू क्या था? नगर की गली। तो यहां से क्वेश्चन वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए तीनों किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आइए देख लेते हैं। पत्तिनम किसको कहा जाता था? तटीय नगर को कहा जाता था। ठीक है, पक्कम किसको कहा जाता? पक्कम क्या थे? पड़ोसी क्षेत्र होते थे, उनको पक्कम कहा जाता था। सलाई क्या था? सलाई मुख्य मार्ग जो होता था नगर का, उसको सलाई कहा जाता था। तेरू किसको कहा जाता था? नगर की गली को तेरू कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए वन लाइनर कैसे भी आ सकता है। आप लगातार जब इसको पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। लगातार रिवीजन के अलावा और कोई चारा नहीं है। लगातार पढ़िए, तब ये दिमाग में फिट हो जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में ये थोड़ा नए शब्द इसमें है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी सबको होती है। लेकिन इस परेशानी का सबसे बड़ा उपाय क्या है? आपकी रुचि, और रुचि के बाद रिवीजन, दोहराना। अब हम राजस्व को देख लेते हैं। राजस्व, ठीक है, तो संगम युग में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो हमारा ऑप्शन जाता है मुख्य स्रोत भूमिकर था। तो पहला फैक्ट हम लोग देखेंगे, राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? भूमिकर। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन करता है कि संगम युगीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व का मुख्य साधन क्या था या स्रोत क्या था? तो हमारा ऑप्शन है भूमिकर था। और भूमिकर कितना लिया जाता था? तो दूसरा फैक्ट हमारा जाता था भूमिकर
संपूर्ण उत्पादन का संपूर्ण उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था, लिया जाता था। ये भी हमको याद करके रखना है। 1/6 भाग हमको मौर्य प्रशासन में भी देखने को मिलता है, और इसके बाद गुप्त प्रशासन में भी हमको 1/6 भूमि कर देखने को मिलता है। बाद में जाकर के लगान की दर बढ़ जाती है, या उसमें भी कई सारी चीजें हैं, उसको पढ़ते वक्त हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको याद करके रखनी है। भूमि कर कितना लिया जाता था? 1/6। तीसरा फैक्ट पे चले तो कुडमै इरय, कुडमै और इरय क्या थी? तो ये दोनों क्या थे? भूमि कर थे, भूमि कर थे। चौथे फैक्ट में देखें, मां तथा बेली, ये क्या थी? ये भूमि माप की इकाइयां थी, भूमि माप की इकाइयां। भूमि माप की इकाइयां थी। फिर अगला देखें, पांचवा, उल्गू। उल्गू क्या था? उल्गू पथकर था। ठीक है, और सुंगम क्या था? छठवां, सुंगम, ये सीमा शुल्क था, सीमा शुल्क। ठीक है, अगला सातवां देखें, कुडमै। कुडमै, पाद, पादु, पादुबाहु, पादुबाहु, ये क्या थे? राजा को दिया जाने वाला शुल्क था, राजा को दिया जाने वाला शुल्क। एक है आठवां, इरादू। इरादू, राजा को प्राप्त बलपूर्वक उपहार। पूर्वक उपहार। नौवां, वरियार। किसको कहा जाता था? कर वसूलने वाला अधिकारी। कर वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। मैंने कहा ना कि कई ऐसे नए शब्द आएंगे जो थोड़ा सा परेशान करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां से शुरू करते हैं हम, सारे बहुत ही VIMP है। कुडमै तथा इरय क्या थे? भूमि कर थे। ठीक है, मां तथा बेली क्या थी? भूमि माप की इकाइयां थी, यानी भूमि को मापा जाता था। ठीक, सुंगम क्या था? उल्गू क्या था? ये पथकर था। ठीक, सुंगम क्या था? सीमा शुल्क था। कुडमै, पादु, पादुबाहु क्या थे? राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। ठीक, इर्रादू क्या था? राजा को प्राप्त बलपूर्वक उपहार। बलपूर्वक जो उपहार लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? इर्रादू कहा जाता था। वरियार कौन होते थे? कर वसूलने वाले अधिकारी को वरियार कहते थे। अब ये सारे फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी IMP हैं। इसके बाद अगर हम सेना की बात करें तो ऐसा तमिल ग्रंथों में ऐसा जिक्र मिलता है कि संगम युग में चतुरंगिनी सेना, यानी कि पैदल, अश्व, हाथी, गज, सभी सेना उनके पास होती थी। और सेना पर काफी खर्च भी किया जाता था, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि संगम युग में चोर चेल और पांड्य शासकों में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो सेना पर काफी धन भी खर्च किया जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन करके आता है, 10वां फैक्ट अगर हम देखें तो एनाडी, एनाडी सेनापति की उपाधि। सेनापति को क्या कहा जाता था? एनाडी। एक फैक्ट यहां से और देख लेंगे, वीरगल। वीरगल
या विरक्कल, ये क्या थे? सैन्य वीरगति स्तंभ। ठीक है, तो एनआरडी सेनापति की उपाधि क्या होती थी? एनआरडी की होती थी बहुत वीआईएमपी है। वीरगल या विरक्कल क्या होता था? सैन्य वीरगति स्तंभ होते थे, क्योंकि संगम युग में एक प्रचलन था, एक प्रकार का प्रचलन था कि जो सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता था तो उसके सम्मान में स्तंभ बनवाए जाते थे, वीरगति स्तंभ जिसको कहा जाता था, और उस पे उसकी प्रशंसा, उसके जो कार्य होते थे उसकी प्रशंसा लिखी हुई होती थी, एक प्रकार का प्रशस्ति पत्र होता था। ठीक, प्रशस्ति स्तंभ होता था। तो ये सारे क्वेश्चन हमको, हमारे लिए बहुत ही वीआईएमपी है, इनको हमको याद करके रखना है। अब हम लोग चलेंगे संगम युगीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, 3 चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, आइए अब चेर राजवंश के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन उठते हैं और बहुत ही वीआईएमपी है ये वाला। अब चलते हैं सामाजिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, चलिए अब देखते हैं सामाजिक जीवन। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट जाता है कि जैसे उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, उस प्रकार से संगम युग में या दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, खासकर संगम युगीन जो सामाजिक जीवन था उसमें वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। तो हमारा पहला फैक्ट बन जाता है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं। ठीक है, अब एक अहनानूर और पुन्नानूर, 2 कविताओं का संग्रह है, उसमें से पुन्नानूर बहुत ही वीआईएमपी है। पीछे भी हमने देखा पुन्नानूर से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारा दूसरा फैक्ट है पुन्नानूर में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, 4 वर्गों का उल्लेख। ठीक है, वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन पुन्नानूर नामक कविता में, कविता का जो संग्रह है उसमें 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है तुड़ियन, पहला क्या था? पहला क्या है? तुड़ियन। दूसरा है हमारा पाड़न, तीसरा है हमारा कडम्बन, चौथा है पड़यन। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्ग का उल्लेख है या नहीं है, किसमें? पुन्नानूर में। तो हमको पता होना चाहिए, एक है तुड़ियन, एक है पाड़न और एक है कडम्बन और एक है पड़यन। इनका जिक्र, इन वर्गों का जिक्र हमको पुन्नानूर में मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो समाज में, मतलब दूसरे दृष्टिकोण से जो देखा जाता है उसमें देखा गया कि समाज में 4 वर्गों का अस्तित्व मेनली था। ये तो पुन्नानूर की बात हो गई, लेकिन समाज में 4 वर्गों के अस्तित्व की जानकारी तमिल ग्रंथों में मिलती है, तमिल ग्रंथों में मिलती है।
मतलब 4 वर्गों में। तमिल ग्रंथ क्या कहते हैं कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था, और ये 4 वर्ग बहुत ही आईएमपी हैं। कौन कौन से हैं? इसमें पहला हमारा है, इसके दृष्टिकोण, इसमें पहला हमारा है शुंडुम, शुंडुम वर्ग। अब शुंडुम वर्ग किसको कहा जाता था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो शुंडुम वर्ग में ब्राह्मण, ब्राह्मण प्लस बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग किस वर्ग में शामिल थे? किसमें शामिल थे? शुंडुम वर्ग में शामिल थे। दूसरा हमारा है अरशर, अरशर वर्ग। इस वर्ग में कौन से लोग शामिल हैं? इस वर्ग में शासक और योद्धा वर्ग के लोग अरसर, योद्धा अरसर वर्ग में शामिल थे। ठीक है। तीसरा वेनिगर, वेनिगर वर्ग में कौन शामिल था? ये व्यापारियों का वर्ग था। व्यापारी किस वर्ग में शामिल थे? वेनिगर वर्ग में शामिल थे। और चौथा बेल्लाल, इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें कृषक शामिल थे। तो ये भी बहुत ही वीआईएमपी है। तमिल ग्रंथों में हमको ये जानकारी मिलती है कि संगम युगीन समाज कितने भागों में विभाजित था, तो हमारा ऑप्शन जाता है 4 भागों में विभाजित था। 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? पहला है शुंडुम वर्ग। शुंडुम वर्ग में कौन कौन शामिल है? ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल थे। दूसरा कौन सा वर्ग है? अरसर वर्ग। अरसर वर्ग में शासक और योद्धा लोग शामिल थे। वेनिगर वर्ग में व्यापारी शामिल थे, और बेल्लाल वर्ग में कृषक शामिल थे। तो इसको हमें अपने दिमाग में, माइंड में फिट करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर, बेल्लाल वगैरह तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वन लाइनर या सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अगला फैक्ट हो जाता है, इसको हम क ख ग घ कर लेते हैं। क ख ग घ। अब चौथे फैक्ट की तरफ चलें तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाकर बसे ब्राह्मणों को वेदमार कहा जाता था। ठीक है। उत्तर भारत से जो ब्राह्मण दक्षिण भारत में जाकर के बस गए थे, उनको क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन जाता है, उनको संगम युग में वेदमार कहा जाता था। ठीक। 5वां फैक्ट, ये जो अरसर वर्ग, शासक और योद्धा वर्ग है, इसी में शामिल था एक मरवा नामक जाति थी। मरवा नामक वर्ग में वेतची प्रथा, वेतची यानी कि गौहरण की प्रथा थी। ठीक है। मरवा नामक, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी जाति में या वर्ग में गोची प्रथा का प्रचलन था, तो हमारा ऑप्शन जाता है मरवा नामक जाति में। या वेतची प्रथा क्या होती है? गौहरण मतलब गायों का हरण कर लेते थे। ठीक है। एक जाति और थी, वर्ग और था, कह सकते हैं मलवर। ये लोग क्या करते थे? डाका डालते थे। मलवर नामक वर्ग के जो लोग होते थे वो डाका डालते थे। ठीक है। इसको भी याद करके रखना है। 7वें में हम देखें पुलयन। इस वर्ग के लोग क्या करते थे? रस्सी की चारपाई बनाते थे। रस्सी की चारपाई बनाते थे। ठीक है। 8वां अगर देखा जाए एनियर, ये शिकारी थे, या इनको वधिक भी कहा गया है। शिकारी या वधिक थे। एक है 9वां परवदर।
ये मछुआरे थे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन वन लाइनर या सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन किया गया है, किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। मरवा नामक वर्ग में व्यक्ति प्रथा गौहरण की प्रथा थी। मलवर कौन थे? डाका डालते थे, डकैत थे। पुलयन क्या करते थे? रस्सी की चारपाई बनाते थे। एनियर शिकारियों या बधिकों का वर्ग था। परवदर के कौन होते थे? मछुआरे होते थे। तो ये सारे फैक्ट आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में वीडियो देखते समय। अब हम चलते हैं एक यहाँ पे दिख रहा होगा 10वां देखते हैं। 10वां यहाँ पे हमने देखा था बेल्लाल जो कृषक वर्ग थे, तो बेल्लाल जो थे 10वां फैक्ट में देखें, बेल्लाल यानी जो कृषक थे बेल्लाल 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में विभाजित, बेल्लाल वर्ग 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, एक कौन सा था? एक था वेल्लालर। इसमें धनी कृषक थे जिनकी अपनी खुद की भूमि होती थी, धनी कृषक थे। और दूसरा जो होते थे, अच्छा हाँ यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, धनी कृषक थे और इनके मुखिया को क्या कहा जाता था? इनके मुखिया कहे जाते थे वेलीर। इनके मुखिया को वेलीर कहा जाता था। और दूसरा जो वर्ग था वो था कडेसियर। ये क्या थे? कृषक मजदूर थे, यानी कि दूसरों के खेत में काम करते थे। ये चीज है। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेल्लाल जो वर्ग था किसका था? कृषकों का था। ठीक है, और बेल्लाल कितनों भागों में विभाजित थे? तो आपका ऑप्शन जाता है 2 भागों में विभाजित था। पहला क्या था? वेल्लालर था। वेल्लालर में धनी कृषक लोग शामिल थे और उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? वेलीर कहा जाता था। कडेसियर कृषक मजदूर होते थे जो दूसरों के खेतों में काम किया करते थे। और यहाँ से अगर सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए तो ये जो बेल्लालर लोग थे इनकी चूंकि संपन्न थे, इनकी सामाजिक स्थिति उच्च थी, ब्राह्मणों के बाद इनकी स्थिति थी, तो इनको जो है मतलब अच्छे ऊंचे पदों पर इनकी नियुक्ति करी जाती थी और इनका विवाह जो है शासक वर्ग में संपन्न होता था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, चोल राज्य में वेल्लालर की उपाधि वेल तथा अरसु थी तथा पांड्य राज्य में कविदी थी। बहुत ही आईएमपी है। अब यहां से अगर क्वेश्चन करता है कि वेल्लालर को यानी धनी किसानों को चोल राज्य में क्या कहा जाता था, चोलों के यहाँ उनको किस उपाधि या किस नाम से पुकारा जाता था, तो हमारा ऑप्शन है वेल या अरसु के नाम से पुकारा जाता था। और पांड्य राज्य में वेल्लालर को किस नाम से जाना जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाता है कविदी नाम से जाना जाता था। चलिए इसको मिटाते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था में देख लेते हैं विवाह के बारे में, जो कि जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो जैसे उत्तर भारत में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था, उसी प्रकार से संगम युग में भी विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता था। ठीक है, और विवाह के जिन 8 प्रकारों का उल्लेख हुआ है हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में, उसी प्रकार से संगम युग का एक ग्रंथ है जिसमें इस 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र हुआ है। तो पहला फैक्ट जाता है तोलक्कपियर नामक ग्रंथ में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन हुआ है।
विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन। तो संगम युग में अगर क्वेश्चन करता है कि विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कौन सा ग्रंथ, तोलकाप्पियर में। और दूसरा फैक्ट यहाँ पे बन के आता है कि संगम युग में लड़कों की विवाह की आयु और लड़कियों की विवाह की आयु कितनी होती थी, तो लड़के की क्या होती थी, लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की 12 वर्ष। तो विवाह की ये उम्र थी उस समय। विवाह कितने उम्र में होते थे, या जो धर्म ग्रंथों में निर्धारित किया गया था, लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 12 वर्ष। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा फैक्ट, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। बड़ी बात थी ये, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। चौथा फैक्ट, विधवा विवाह और पुनर्विवाह होते थे, पुनर्विवाह का प्रचलन था। ठीक है, पांचवा, सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था। तो ये सारी चीजें देखिए, विधवा विवाह और पुनर्विवाह का प्रचलन तो था, लेकिन विधवाओं की स्थिति काफी नारकीय होती थी। अनेक प्रकार की वर्जनाएं उनके ऊपर लादी गई थी, जैसे उनके खान पान पर प्रतिबंध था, उनके सामाजिक समारोहों उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध था, अकेलेपन की जिंदगी जीनी होती थी, तमाम तरह के प्रतिबंध लागू इन पे लादे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं विवाह में छठा, पंचतीर्णय। ये प्रेम विवाह होता था। ठीक है, पंचतीर्णय किसको कहते थे, प्रेम विवाह को, यानी कि दो पक्षी प्रेम, लड़का लड़की दोनों, यानी कि दोनों के बीच जब आपस में प्रेम होता था तो जो विवाह होता था उसको संगम युगीन साहित्य में क्या कहा गया है, पंचतीर्णय कहा गया है। और अगर विवाह के 8 प्रकारों में देखें तो कौन सा प्रकार इसमें शामिल होगा, इजी टू मॉडरेट चलते हैं, गंधर्व विवाह इसी के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक, अब अगर देखें कैक्किड़े, ये क्या होता था, ये एक पक्षीय प्रेम होता था, एक पक्षी प्रेम या विवाह जो हो जाता था उसको हम कहते थे कैक्किड़े। अब इसमें जो है एक पक्षी प्रेम होता था, यानी कि पुरुष ही केवल प्रेम करता था स्त्री से, स्त्री नहीं। तो ऐसे विवाह जबरदस्ती होते थे। तो ये विवाह हमारे किस श्रेणी में आएंगे, असुर वाले विवाह में आ जाएंगे, या राक्षस विवाह इसी के अंतर्गत आते हैं, या इसमें पैशाच विवाह इसी के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, और एक विवाह का प्रकार हमको मिलता है पेरुंदिड़े। ये क्या होता था, औचित्यहीन प्रणय। अब इसके अंतर्गत हमारे विवाह के जो 4 और प्रकार बच रहे हैं, जैसे कि प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह और दैव विवाह, इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। विवाह की जो ये श्रेणियां हैं इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो इसको आपको याद करके रखना। पंचतीर्णय क्या होता था, प्रेम विवाह होता था। कैक्किड़े किसको कहते थे, एक पक्षी प्रेम को कहते थे। पेरुंदिड़े किसको कहते थे, औचित्यहीन प्रणय को कहते थे। और इसके अंतर्गत ये सारी चीजें, ये विवाह के ये प्रकार शामिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं 9वां, समाज में गणिकाओं का अस्तित्व था। गणिकाओं को क्या कहा जाता था, परतीयर किसको कहा जाता था, गणिकाएं होती थी। ठीक है, और इसके बाद अगर चले
तो समाज में नर्तक और नर्तकियां भी होती थी जो घूम घूम के तमाशे और खेल दिखाया करते थे, उनको क्या कहते थे? तो इसमें हम देखें पाणर, पाणर किसको कहते थे? नर्तक, नर्तक होते थे। और विडैलियर, विडैलियर किसको कहा जाता था? नर्तकी को। ठीक है। समाज में कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती थी जो कि कवयित्री थी, तो उनको क्या कहा जाता था? इसको देख लेते हैं। ओबेयर, ओबेयर और नच्चेलियर किसको कहा जाता था? कवित्री को। कवयित्री स्त्रियां, इनको क्या कहा जाता था? ओबेयर और नच्चेलियर। तो ये सारी चीजें हमको याद करके रखना है। पर्तियर कौन होते थे? गणिकाएं होती थी। पाणर कौन होते थे? नर्तक होते थे। विडैलियर कौन होती थी? नर्तकियां होती थी। ओबेयर और नच्चेलियर किसको कहा जाता था? तो कवयित्री स्त्रियों को कहा जाता था। अब हम देख लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। अगर देखा जाए तो आर्थिक जीवन में कई सारी चीजें हैं। चलिए इसको यहां से मिटा करके आर्थिक जीवन को शुरू करते हैं। तो आर्थिक, अगर इकोनॉमिकल जीवन की बात किया जाए, आर्थिक की अगर बात किया जाए तो संगम युगीन साहित्य में ऐसा जिक्र मिलता है कि कावेरी डेल्टा के बारे में क्या कहा गया है? कावेरी डेल्टा के बारे में एक जगह कहा गया है, जितनी भूमि एक हाथी बैठने के लिए घेरता है, बैठने के लिए घेरता है, उतनी भूमि में, उतनी भूमि में 7 लोगों के खाने का अनाज पैदा होता है, का अनाज पैदा होता था। इससे क्या कहावत, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि कावेरी डेल्टा अपने उपजाऊपन के लिए बहुत ही फेमस था। यानी कि जितनी भूमि में एक हाथी बैठने के लिए घेरता है, जितनी दूर में बैठता है, उतनी दूर से हम 7 लोगों का अन्न खाने के लिए अनाज प्राप्त कर सकते थे। इसका मतलब कि भूमि काफी उपजाऊ थी और सभी प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन होता था। और संगम साहित्य में, संगम साहित्य में, साहित्य में रागी, गन्ना आदि की खेती का प्रमाण मिलता है, आदि की खेती का प्रमाण। तमिल ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है कि चेर राज्य, तमिल ग्रंथों से क्या पता चलता है? तीसरा फैक्ट, चेर राज्य हल्दी, कटहल, हल्दी, कटहल, काली मिर्च, काली मिर्च भैंस के लिए प्रसिद्ध था, के लिए प्रसिद्ध। अब यहाँ पे संगम साहित्य में हमको भूमि के 5 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ये वाला चीज, ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है हमारा। भूमि के 5 प्रकारों का वर्णन, भूमि के 5 प्रकारों का वर्णन।
अब ये भूमि के 5 प्रकार कौन कौन से थे, यहां से क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए वन लाइनर पूछा करता है। तो पहला भूमि का पहला प्रकार कौन सा हमको मिलता है, क मरुदम। मरुदम किसको कहा जाता था, मरुदम जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि को मरुदम कहा जाता था। ठीक है, दूसरा ख देखें, ख कुरीची। कुरीची ये जंगली भूमि होती थी, जंगली भूमि को कुरीची कहा जाता था। तीसरा अगर हम देखें, मुल्ले, ये पशुपालन वाली भूमि होती थी, जहां पशुपालन किए जाते थे। एक ग होगा, ग। अब घ में देखें, नेथल, ये समुद्र तटीय भूमि को नेथल कहा जाता था। समुद्र तटीय भूमि नेथल कहलाती थी। भूमि की एक किस्म का और जिक्र मिलता है, जिसे कहते हैं पालय। एक ऐसी भूमि होती थी, ये रेगिस्तानी भूमि होती थी, यानी कि अनुपजाऊ भूमि। यहां से आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है वन लाइनर या सुमेलित करने के लिए। मरुदम कौन सी भूमि, कैसी भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। कुरुचि जंगली भूमि होती थी। मुल्ला कैसी होती थी, पशुपालन वाली भूमि होती थी। नेथल कैसी भूमि होती थी, समुद्र की भूमि को नेथल कहा जाता था। पालय कैसी भूमि की, रेगिस्तानी भूमि को पालय कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने एक चीज देख लिया है कि भूमि से संबंधित कई सारी चीजें देख लिया है कि उपजा उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, और भूमि माप के जो पैमाने थे वगैरह, भूमि का राज को देख लिया हमने। अब हम लोग चलेंगे व्यापार की तरफ। तो संगम युग में विदेशी और आंतरिक व्यापार दोनों ही क्या थे, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्नत अवस्था में थे। और संगम युग में हम लोग देखते हैं कि जो विदेशी व्यापार था, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार मुख्यतः रोम, मिस्र, चीन, श्रीलंका, श्रीलंका के साथ होता था। मेनली यहां से होता था, और कई सारी चीजों का आयात निर्यात यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो भारत का विदेशी व्यापार जो होता था, प्लिनी बताता है। प्लिनी ने अपनी पुस्तक, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका से पता चलता है, से पता चलता है कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। तो अगर क्वेश्चन करे कि भैया संगम युग में सर्वाधिक व्यापार, विदेशी व्यापार किसके साथ होता था, तो हमारा ऑप्शन जाता है रोम के साथ होता था। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका से। यहां से क्वेश्चन किया भी गया है कि प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है या किससे जानकारी मिलती है, तो प्लिनी से जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था, और ये जो व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में था। ठीक है, किसके पक्ष में था, भारत के पक्ष में था। इसीलिए प्लिनी क्या कहता है, प्लिनी रोमवासियों द्वारा भारतीय विलासिता की वस्तुओं पर
खर्च किए जाने पर दुख व्यक्त करता है, भारी खर्च किए जाने पर दुख व्यक्त करता है। ठीक है, अगर यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ कि कौन दक्षिण भारतीय संगम युगल व्यापार पे भारत के साथ रोम के साथ व्यापार पे दुख व्यक्त करता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है प्लिनी ने दुख व्यक्त किया है। और इसने जो है जो अनुमान लगाया कि प्रतिवर्ष कितनी स्वर्ण मुद्राएं रोम से भारत आ जाती हैं, तो 60 करोड़ सेस्टर्स। 60 सेस्टर्स क्या थी उस समय वहां की मुद्रा थी, सेस्टर्स। प्लिनी कहता है कि प्रतिवर्ष भारतीय विलासिता की वस्तुओं पर रोम कितनी मुद्राएं व्यय करता है, तो 60 करोड़ सेस्टर्स व्यय करता है। इसको भी हमको याद करके रखना है। अब अगर देखा जाए तो ग्रंथों से और प्लिनी से, नेचुरल हिस्टोरिका से वगैरह से जानकारी मिलती है कि ये जो व्यापार होता था ये अगस्टस, रोम सम्राट जो था, शासक था, अगस्टस के समय में सर्वाधिक था। अगस्टस के समय में सर्वाधिक, क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के भारत में इसी के समय के मिलते हैं। सोने के सिक्के इसी के समय के मिलते हैं। किसके समय के? इसके समय के, अगस्टस के समय के सोने के सिक्के मिलते हैं। दिख रहा है कि नहीं? सर्वाधिक सोने के सिक्के दिख रहा है, अगस्टस के समय भारत में मिलते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि भैया अगस्टस के समय में रोम के साथ काफी मात्रा में सोना यहाँ भारत आता था व्यापार के जरिए। बाद में जिक्र मिलता है कि टाइबेरियस और नीरो के समय व्यापार में गिरावट आई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करें कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, तो हमारा ऑप्शन जाता है अगस्टस के समय में व्यापार सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि उसी के समय के सर्वाधिक सोने के सिक्के भारत में प्राप्त हुए हैं। और रोम शासक टाइबेरियस और नीरो के समय में भारतीय और रोम के साथ व्यापार में गिरावट आई थी। ठीक है, तो इसको मिटा करके और कुछ आईएमपी फैक्ट है उसको देख लेते हैं। आगे चलें। पहला फैक्ट, कावेरी पत्तनम में अगस्टस का मंदिर नहीं, मंदिर तो यहां नहीं था। कावेरी पत्तनम में यवन बस्ती, मतलब व्यापार इतना ज्यादा होता था कि यवन बस्ती का प्रमाण प्राप्त होता है। कहां से? कावेरी पत्तनम से। ठीक है, दूसरा मुजिरिस, जिसको क्रांगेनेर भी कहा गया है। क्रांगेनेर में अगस्टस का मंदिर भी बनवाया गया था। अगस्टस का मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन करें कि कहां पे अगस्टस का मंदिर प्राप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है मुजरिस से प्राप्त होता है। यवन बस्ती का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कावेरी पत्तनम से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों से हमें ये जिक्र मिल जाता है कि भारतीय व्यापार की जो दिशा थी वह अच्छी खासी थी। अब अगर बात करें आंतरिक व्यापार की, तो तीसरा फैक्ट है आंतरिक व्यापार
आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर यानी अदला बदली पर आधारित था। ये चीज हमको याद करके रखनी है, विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कई प्रकार के व्यापार होते हैं। तमिल ग्रंथों में नमक व्यापार का उल्लेख हुआ है, नमक के व्यापारियों का उल्लेख हुआ है। और बाकी अगर बात करें तो हाथी दांत की वस्तुएं हो गई, इसके बाद धातु उद्योग हो गया, कई प्रकार के उद्योग हो गए जो इस समय हमको उन्नत अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो आंतरिक व्यापार में हमको सिर्फ इतनी चीजें याद करके रखनी है कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और नमक व्यापारियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब चलते हैं, एक ग्रंथ है, एक अज्ञात ग्रंथ, एक अज्ञात ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों की सूची प्राप्त होती है। भारतीय बंदरगाहों की सूची प्राप्त होती है। ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, इस ग्रंथ के लेखक का नाम प्राप्त नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन किया गया था कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसकी रचना है, तो वहां से एक ऑप्शन नन ऑफ द दीज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस ग्रंथ में विभिन्न भारतीय बंदरगाहों की सूची प्राप्त होती है, तो हम उस ग्रंथ का नाम क्या लेंगे, पेरिप्लस, या हमारा ऑप्शन क्या होगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों की सूची प्राप्त होती है। और इस ग्रंथ में 5वां फैक्ट अगर देखें तो इस ग्रंथ में नौरा, जिसका आधुनिक नाम क्या है, कन्नौर, तोंडी, जिसका आधुनिक नाम क्या है, पोन्नानी, मुशीरी, या मुजिरिस, नेल्सिंडा, पश्चिमी तट के बंदरगाह, देखिए यहां से इस ग्रंथ में नौरा का आधुनिक नाम कन्नौर है, तोंडी और मुशीरी, जिसको मुजरिस कहा जाता है, और नेल्सिंडा, इन बंदरगाहों के बारे में चर्चा मिलती है। और इनको कहाँ पे बताया गया है कि ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। आईएमपी क्वेश्चन है, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट के बंदरगाहों से क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए कि ये जो नौरा है, तोंडी है, मुशीरी है और नेल्सिंडा है, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है। आगे चलें तो यहाँ पे हम देखते हैं 6ठा फैक्ट अगर देखा जाए तो शालियूर और कोरकई पांड्य राज्य के बंदरगाह। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन चेर राज्य में स्थित बंदरगाह थे और कौन पांड्य राज्य में स्थित बंदरगाह थे। तो यहाँ पे शालियूर और कोरकई कहाँ के, मतलब किस राज्य में स्थित बंदरगाह थे, तो हमारा ऑप्शन जाता है पांड्य राज्य में स्थित बंदरगाह थे। अब यहाँ से एक चीज और है, 7वां है
चेर राज्य में स्थित बंदरगाहों को हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही VIMP है। तोंडी, मुशीरी, तोंडी, मुशीरी, करौरा, करौरा, वांजी, वांजी, बंदर, चेर राज्य, चेर राज्य में स्थित, ये चेर राज्य में स्थित बंदरगाह थे। कौन कौन से? तोंडी, मुशीरी, करौरा, वांजी और बंदर चेर राज्य में स्थित थे। शालियूर और कोरकई कहाँ पे स्थित थे? पांड्या राज्य के बंदरगाह, पांड्या राज्य में स्थित बंदरगाह थे। यहां से एक चीज और है कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में 8वां पेरिप्लस, पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, पेरिप्लस में कोरकई को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। बताया गया है। तो कोरकई किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा ऑप्शन जाता है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। और किस ग्रंथ में बताया गया है कि कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा ऑप्शन जाता है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में बताया गया है कि कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब आते हैं 9वां, पुहार, अरिकमेंडू, पुहार, अरिकमेंडू, उरैयूर, ये चोल राज्य में स्थित बंदरगाह थे। चोल राज्य में स्थित। ठीक है, अब देखिए पुहार, अरिकमेंडू और उरैयूर कहां, किस राज्य में स्थित बंदरगाह थे? चोल राज्य में स्थित बंदरगाह थे। और ऐसा जिक्र मिलता है कि उरैयूर कपास उत्पादन के लिए फेमस था। कपास उत्पादन के लिए फेमस था, के लिए प्रसिद्ध। एक चीज और हम यहां पे देखेंगे बस, पेरिप्लस में अरिकमेडू का नाम पेडाओक मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमको रट करके रखना है। अगर क्वेश्चन करे कि पेरिप्लस में अरिकमेडू नामक बंदरगाह का जिक्र किस नाम से मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है पेडाओक नाम से मिलता है। पुहार, अरिकमेडू, उरैयूर चोल राज्य में स्थित बंदरगाह थे। पेरिप्लस में कोरकई को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। तोंडी, मुशीरी, करौरा, वांजी, बंदर चेर राज्य में स्थित बंदरगाह थे। शालियूर और कोरकई पांड्या राज्य के स्थित बंदरगाह थे। ठीक है, और नौरा, तोंडी और सबकी बात करें, मुशीरी, नेलसिंडा ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आता है। एक चीज और यहाँ पे है जो कि IMP है, अरिकमेडू वाला। इसको हम यहीं पे देखेंगे कि अरिकमेडू की खुदाई से, अरिकमेडू की खुदाई से, अरिकमेडू की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप के टुकड़े व बर्तन मिले हैं। तो कहाँ की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप के टुकड़े व रोमन बर्तन मिले हैं, जिसमें सुराही भी मिली हुई है। सुराही का साक्ष्य सुराही मिलती है।
तो कहाँ से, तो हमारा ऑप्शन जाता है अरिकमेडु से। तो चेर राज की आर्थिक व्यवस्था से या व्यापार और वाणिज्य से, ये सारे क्वेश्चन आईएमपी है, इसको हमको याद करके रखना है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने आईएमपी फैक्ट थे मैंने बता दिए हैं। अब सबसे लास्ट वाला जो फैक्ट है वो है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन से कुछ चीजें हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त। अब चलिए देख लेते हैं धार्मिक जीवन को। धार्मिक जीवन, तो अगर धार्मिक जीवन की बात करी जाए तो धार्मिक जीवन में कुछ चीजें आईएमपी हैं, कुछ फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो धार्मिक जीवन से पहला फैक्ट हमारा बनता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में धर्म को फैलाने का श्रेय, धर्म को फैलाने का श्रेय अगस्त्य व कौंडिन्य, और कौंडिन्य ऋषि को जाता है, ऋषि को जाता है। यहां से भी क्वेश्चन किया गया है कि खासकर अगस्त से क्वेश्चन किया गया है कि उत्तर भारत के धर्म को दक्षिण भारत में ले जा करके किसने प्रसारित किया या प्रचार प्रसार किया, तो हमारा ऑप्शन जाता है अगस्त ऋषि ने, और उसके बाद कौंडिन्य ऋषि को जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर दूसरा फैक्ट यहां से देखें तो संगम युग का प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम है। यानी संगम युग का प्रमुख देवता कौन था, मुरुगन या सुब्रमण्यम। इसको मुरुगन भी कहा जाता है या सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट देखें, तीसरा, मुरुगन का एक अन्य नाम वेलन भी है, वेलन भी है। चौथा फैक्ट, वेलन का अर्थ वेल भी होता है। पांचवा फैक्ट, वेलन या मुर्गन, वेलन का मुख्य अस्त्र बर्छा है। ठीक है। वेलन से ही अगला क्वेश्चन, मुरुगन का प्रतीक चिन्ह मुर्गा, कुक्कुट है। ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही आईएमपी है, और इसे पर्वत पर क्रीड़ा करना बहुत ही पसंद है, और इसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो यहां से एक चीज और है इसका, सातवां,
मुरुगन की उपासना में, मुरुगन की उपासना में, मुरुगन की उपासना में एक नृत्य का आयोजन किया जाता है, वेल नाडल। वेल नाडल नृत्य का आयोजन किया जाता, नृत्य का आयोजन किया जाता था, किया जाता था। एक चीज और है मुरुगन से, इसको भी देख लेते हैं बस। 8वां, मुरुगन की तुलना, मुरुगन की तुलना उत्तर भारत के देवता के देवता स्कंद कार्तिकेय, स्कंद कार्तिकेय के साथ, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं बस। इसके बाद कुछ और फैक्ट है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में उत्तर भारत के धर्म को फैलाने का श्रेय किसको है? हमारा ऑप्शन जाता है अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य को। संगम युग का प्रमुख देवता कौन है? हमारा ऑप्शन जाएगा मुरुगन है। इसका एक अन्य नाम सुब्रमण्यम भी है। मुरुगन का एक अन्य नाम क्या मिलता है? वेलन मिलता है। वेलन का अर्थ क्या होता है? वेल होता है, ठीक है। वेलन का मुख्य अस्त्र क्या है, या मुरुगन का मुख्य अस्त्र क्या है? हमारा ऑप्शन जाता है बर्छा है। मुरुगन का प्रतीक चिन्ह क्या है? हमारा ऑप्शन जाता है मुर्गा है, या जिसको कुक्कुट कहते हैं। इसे पर्वत पर क्रीड़ा करना या खेलना किसको मतलब किसको प्रिय है? तो हमारा ऑप्शन जाता है मुरुगन को। मुरुगन की उपासना में किस नृत्य का आयोजन किया जाता है, या बेलनाडा नृत्य का आयोजन किसकी उपासना में किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाता है मुरुगन की उपासना में। मुरुगन की तुलना उत्तर भारत के किस देवता के साथ की जाती है? तो स्कंद कार्तिकेय के साथ इसकी तुलना करी जाती है। तो मुरुगन से इतने सारे फैक्ट हैं, बहुत ही आईएमपी हैं, इसको हमको रट करके रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। कुछ फैक्ट और हैं धर्म से, इसको देख लेंगे। अब अगर इस धर्म इसमें अगर देखा जाए तो कुछ और भी देवता आते हैं, जिसमें हमारा है, देखिए मरियम्मा। मरियम्मा ये कौन थी? ये परशुराम की माता, परशुराम की माता, इनका नाम मरियम्मा था। इनको किस रूप में पूजा जाता था? तो इनको शीतला देवी, या चेचक की देवी, की देवी के रूप में इनकी उपासना करी जाती थी। किसकी? मरियम्मा की। पीछे हमने देख ही लिया है कड़ग्गी। कड़ग्गी को भी देवी के रूप में बाद में पूजा जाने लगा था। तो एक किसकी देवी थी? सतीत्व की देवी, सतीत्व की देवी कौन थी? कड़ग्गी थी, ठीक है। अब इंद्र की भी पूजा मदुरा, मदुरा के सम्मेलन में, मदुरा में